जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज अपन क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा, है ना? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, आप सबका स्वागत करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सब लोगों ने क्वेश्चन बनाए, तो ये बताइए कि कितने-कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए हैं, है ना? कितने रह गए? ऑल। पूर्णेंद्र ने ऑल बना लिए, 2 नहीं हुए, 1 नहीं बना, सारे बन गए समीर के, वेरी गुड, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं बने, 2 रह गए, कुछ बन गए, कुछ रह गए। ओके, यानी कि मतलब ऐसा किसी का 0 नहीं है ना? किसी का 0 तो नहीं है ना? चलिए, ये ज़रूरी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन मिला कहाँ सर? सबको मिल गया यार, ये कैसे बना के लिया है फिर? हाँ, इफेक्टिव वाला आसान था आराधना, मैं बताऊंगा, ठीक है ना? चलो सारे क्वेश्चन करवाता हूँ मैं सॉल्व एक एक करके, है ना? चलो, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने है ये क्वेश्चन कि निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना गुना हो जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो धनराशि है वो इतना गुना हो गई। अगर मैं इसको 1 मानता तो ये 2.25 हो जाती, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो डबल जीरो। अब 2 साल में हो रही है ना, तो हमने क्या बताया था रेट निकालने का तरीका कि आप अंडर रूट ले लो, जिससे कि क्या होगा, है ना? जिससे कि क्या होगा, आपका आपका जो रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर जाएगा। यहाँ पर 10 से 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 10 से 15 हो गया ना? हाँ, 10 से 15 हो गया। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 3 हो गया, एक की आपकी इंक्रीमेंट हो रहा है 2 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो आपका आंसर कितना आ गया? 50%। अगला प्रश्न क्या था कि एक साल में कोई भी धन है ना इतना गुना हो जाता है। अब एक साल में हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि एक साल में आपका क्या हो गया, कोई भी धन 256 था पहले, ठीक है, 625 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित है। अगर क्वार्टरली होता है तो क्या करते हैं? मैंने बताया था कि अगर क्वार्टरली होता है तो जो एक साल है वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? 4 साल में, और रेट आपकी क्या हो जाएगी? √4। तो आपका यहाँ क्या आएगा? √4 लेना पड़ेगा आपको, है ना? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 4 साल कहां से निकाला, क्योंकि मैंने देखा सर तिमाही हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, यानी कि जो एक साल था ना वो 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 साल के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जो ये रेट निकल कर आएगी, ये कितना आ रहा है आपके लिए? ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 5। तो ये जो रेट आई है आपने जो निकाली है 25%, ये रेट आ गई आपकी 25%। अब आप लोग मुझे बताइए, जो ये रेट आई है ये क्वार्टरली है या ईयरली है? गलती की है बहुत सारे ने, ये तो क्वार्टरली रेट है ना दोस्त, क्योंकि हमने जो फाइंड आउट किया है वो क्वार्टर के हिसाब से किया है, और हमें तो ईयरली रेट चाहिए, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 100% होगा। हम क्या करेंगे, इस रेट को मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो करेंगे, अगर मुझे ईयरली रेट निकालनी होती है तो, क्योंकि जो हमने प्रोसीजर अपनाया है इस प्रोसीजर के हिसाब से जो हमारी रेट फाइंड आउट हुई है वो तो क्वार्टरली रेट है ना? तो गलतियां छोटी छोटी होती है हमेशा, तो हमें उनसे सीखना है, ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। हमें ईयरली रेट निकालनी थी तो ईयरली रेट हमने ऐसे फाइंड आउट की, ठीक है दोस्तों? समझ में आ गया सबको? चलिए, तो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं इस प्रकार, अगर कोई भी धन है, इतने रुपए का धन 3 साल में इतने रुपए हो जाता है, ठीक है? आपको अपडेट में जाके मिलेंगे, क्लास के अपडेट में जाके मिल जाएंगे, ठीक है भाई? हाँ सर, जो आप CHSL के लिए कोर्स लोगे वो SSC CGL प्री प्लस मेंस के लिए काम आएगा। हाँ अमित, मैंने अभी प्लान यही किया है कि पहले आप अरिथमेटिक को अच्छे से कर लो, क्योंकि आजकल जो आपका पेपर ले रही है वो ले रही है कौन? TCS ले रही है, और TCS की सबसे पसंदीदा अरिथमेटिक ही होती है, क्योंकि वो बैंक बैंक भी TCS ही कंडक्ट करवाता है ना? तो अरिथमेटिक आपका मेजर आया था इस बार, जो आपका एडवांस पोर्शन आया था इतना टफ नहीं आया था। अगर टफ भी आया था तो आपका मेंसुरेशन टफ आया था बस, क्योंकि मेंसुरेशन भी TCS के क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन है ना? तो आप टेंशन मत लो, मैं हर तरह से आपको मैं एडवांस पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना? अच्छी चीज के लिए समय लगता है, और समय मैं दे रहा हूँ अपने कंटेंट पर, और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। पहले आप इन चीजों को क्लियर करो, जो चल रहा है उतना देखो, आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, ठीक है ना? चलिएगा, एडवांस में मे बी मैं जनवरी में स्टार्ट करूंगा एडवांस, ठीक है ना? और लास्ट टाइम फिर अपन खूब सारी जम के प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये धन इतना हो गया, अब ये बताओ मेरे को, जो भी ये धन है मैंने ऐसा लिख दिया, ये हो रहा है 439400। अब ये कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है ना? ऐसे ना करना, आप पहले क्या करो, इसको काट पीट लो। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 4 से कट जाएगा क्या? 4 8 32, बचे 2, 4 6 की 24, 4 चौके 16, मैंने 4 से काटा, 4 एकम 4, और 4 नाम 36, और 4 एकम 4, और कट जाएगा कुछ?
और कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? क्यूब रूट ले लेते हैं ना। अरे हाँ, ये तो डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ ना, तो 2 से काटता हूँ तो ये हो रहा है 1728 और ये हो रहा है 2157 ठीक है। तो 2 से काट दिया मैंने, है ना। 2 से काटने पर देखा मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसका रूट ले लेता हूँ। अब इसका क्यूब रूट लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, ये बताओ। इसका क्यूब रूट लूंगा, स्क्वायर रूट? क्यूब रूट लूंगा, क्योंकि 3 साल की बात की गई है। तो ये हो जाएगा 12 से 13, तो कितना आ जाएगा? 1/12। 1/12 आप तुरंत बताओगे मेरे को, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपकी हमेशा काम आने वाली चीजें हैं ये होता है 8.33, 8 1/3%। क्लियर है भाई? चलिएगा आगे चलें। मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, सारी चीज समझ में आ रही है ना? चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके लिए ये है। चलिए, पीएम वो कल वाला क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर दो। वो क्वेश्चन मैं ले ही नहीं पाया, मैं उसकी पिक्चर ले लूंगा, फिर उसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कल वाला प्रश्न मेरे को सेंड कर देना भैया ना। चलिए, अभी सेंड कर देना, मैं उसको देख लूंगा। फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इतने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी मूलधन में दूसरे और तीसरे वर्ष मिलने वाले मिश्र धन क्रमशः ये हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 9600 और 10272, ठीक है ना? ये बताया था ना। अब आपको मैं पूछा कि ब्याज दर क्या होगी। अब ये बताओ, ये क्या है? ये 9600 क्या है, ये बताओ मुझे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दूसरे साल का मिश्र धन है, और ये जो है आपका सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का है, सर्टेन प्रिंसिपल पर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल और तीसरे साल पर। ठीक है, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन मनी थर्ड ईयर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रिंसिपल तो मेरा कांस्टेंट रहेगा? प्रिंसिपल तो मेरा कांस्टेंट रहता है। अब जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? वो दूसरे साल का तीसरे साल पर जो ब्याज गया है उसी वजह से हो रहा है। और कितना चला गया ब्याज? कितना चला गया? तो आप ये देख पा रहे हो ना, 672 चला गया, 672 ब्याज चला गया। अब ये किसके रेस्पेक्ट में गया है? सिर्फ 672 जो ब्याज आपका गया है वो किसके रेस्पेक्ट में गया है, ये भी तो आपको देखना है ना। तो आप ये देख सकते हो 9600 के रेस्पेक्ट में गया है, क्योंकि यही आपका एज ए प्रिंसिपल काम करेगा इसमें। और हम जानते हैं आपका इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल ही रेट होता है, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7%। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं एक बार, है ना। हाँ, अब क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से मुझे बता दें एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रख के रहा हूं मैं ना। चलिए, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सर इंस्टेंट 1 ईयर का होता है, इंटरेस्ट 1 ईयर का होता है। राजेश, मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब मैं ट्री मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये दूसरे साल का स्पेशली है, ये तीसरे साल का स्पेशली है ना। तो आपको वो देखना है, ये पर्टिकुलर इसमें पहले साल और दूसरे साल, पहले साल का इंक्लूड नहीं है इसमें, दूसरे साल का इंक्लूड नहीं है, ये अपने आप में अलग है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान थे मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, हाँ। चक्रवर्ती ब्याज पर की 9% की रेट पर प्रभावी दर कितनी होगी यदि वार्षिक संयोजित हो? आप मुझे बताओ कि आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो आप ये जानते हो क्या इफेक्टिव रेट? अगर आप हाफ ईयरली की बात कर रहे हो, तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो आपकी रेट है वो आप क्या कर सकते हो, आधी कर दोगे। आपकी रेट आधी हो जाएगी, यानी कि 4.5 और 4.5 हो जाएगी। और इसकी भी आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5 अपॉन 100, तो ये सक्सेसिव लग जाएगा। यहाँ यही यही तो बोला गया है कि आप हाफ ईयरली लो पहले ब्याज, तो हाफ ईयरली में भी रेट आपकी आधी हो जाएगी। अब उस हाफ रेट का भी सक्सेसिव लगाना है आपको। तो यहाँ पर जो आपका आया वो कितना निकल कर आया, 9 प्लस 20.25/100, कितना हो गया, 9.2025%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कैसे किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। कल को मैं आपसे बोल दूं कि भैया मेरी रेट है ना 6% ईयरली है, ये ईयरली रेट है, तभी तो हम हाफ ईयरली में क्या करते हैं, आधी कर देते हैं इसको। ये बोला गया है ईयरली रेट है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, तो हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो क्या करेंगे बताओ? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 + 3, वो तो ठीक है, और 0.09, है ना, 3 3 9,
बटे हाँ, ये हो जाएगा 6.09%, ये इफेक्टिव हो जाएगी इसकी रेट। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, कैसे किया होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम तरीके से करना है। मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा सर, 3 ईयर होता तो 3 ईयर के लिए करते, करना तो पड़ता ना। और 3 ईयर कैसे होता, पहली बात तो अगर यहाँ बोला जाता ना कि भैया 1.5 साल का आधा वार्षिक दे रखा होता तो 3 ईयर कैसे मान लेते, 1.5 साल का होता तो दुगना करना पड़ता है ना। चलिए सर आपने बताया वैसे भी आंसर आ गया, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक बार। हाँ हाँ वो कर सकते हो, वो बताया था ना कल। चलिए सही है पीएम, बढ़िया है। इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? इफेक्टिव रेट डायरेक्टली कैसे निकालें, ये डायरेक्टली तो निकाला है, इसमें कौन सा मैंने पूजा पाठ करवाए हैं, ये डायरेक्टली तो निकाला है भाई, डायरेक्टली तो निकाला है सर। 2 ईयर का इफेक्टिव, हाँ सर 2 ईयर का इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट तो फिर अब वही रेट आ गई, उससे इंटरेस्ट निकल जाता अगर प्रिंसिपल दे रखा होता। आपसे अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट पूछता है तो जो आपकी रेट आई है उसको प्रिंसिपल से गुणा कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, कोई धन 30 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने का इतना हो जाता है, 30 साल में हो रहा है कंपाउंडली, तो कितने वर्षों में यह धन अपने धन का 2.4 होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, n1 की पावर 1/t1 बराबर n2 की पावर 1/t2, यही बोला था ना, यही बोला था। तो क्या बोला गया भाई, कितना हो गया, 13.842 हो गया, कितने साल में, 30 साल में, बराबर कितने, 2.4, 2.4 होगा कितने साल में। अब आप लोग से एक बात कहूं, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमेशा है ना ये वाला इस वाले से कैसे ना कैसे रिलेशन रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो ये है क्या, 842 है क्या एक्चुअल में, 2.4 का क्यूब 842 ही होगा, 824 होगा। ये वाला डेटा सही है, ये वाला डेटा सही है, 824 सही है ना, हाँ 824 लग दो, इसको 824 रख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया देखो, क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, ये मैं कह सकता हूं सर ये जो है ना ये 2.4 का क्यूब ही है, 3/30 बराबर 2.4, ठीक है, 1/t2। तो यहाँ से जो आपका t2 निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया, 10 साल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कैलकुलेट कैसे किए सर, कैलकुलेट क्या करना है, मैंने क्या कहा था अभी आपसे, आपको अगर पता लग जाए कि कोई भी यहाँ बेस आ रहा है और ये कुछ दे रखा है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे ना कैसे इससे संबंधित होगा। तो 24 का क्यूब क्या होता है, 13,824 तो होता है, तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो मैंने इसके बेस को बराबर कर देते हैं तो पावरें भी बराबर हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया बस, ठीक है। 2.4 कैसे कैसे लेना पड़ेगा, 2.4 ये रहा ना n2, ये रहा 2.4 गुना हो जाता है, ठीक है। हेमेंद्र त्यागी पहली बार देख रहे हो दोस्त, या फिर पहले भी आ चुके हो आप, ठीक है। क्यूब याद नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, क्यूब याद नहीं होते, क्या क्या नहीं होता फिर ये बता दो पहले, करने तो पड़ेंगे ना, मतलब ये कौन सा एक्सक्यूज है कि सर हमें सिलेक्शन तो लेना है। भाई एसएससी ये नहीं चाहता कि आपको नौकरी दे, आपको लेनी पड़ेगी। एसएससी निश्चिंत होकर नहीं बैठा है कि यार वो बंदा आएगा उसको कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी नौकरी देनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको करने पड़ेंगे, देखो स्क्वायर का तो कोई लिमिट नहीं है, स्क्वायर तो आप निकाल भी सकते हो, मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन क्यूब आप 30 तक याद कर लो, ठीक है। क्यूब आप 30 तक याद कर लो, रख लो ना यार, रोज पढ़ो, रोज देखोगे अपने आप नंबर याद हो जाएंगे दिमाग में, नंबर ही तो है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर देखिए, अगर कोई धन 27 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में 512 होगा। तो देखो दोस्तों इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितने समय में 512 गुना होगा, और 27 वर्षों में अगर 64 गुना हो जाता है तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, मैंने जो आपको बताया, क्या बताया था अभी मैंने आपको, देखो n1 की पावर 1/t1 बराबर n2 की पावर 1/t2, 27 सालों में 64 गुना हो गया ना, तो आप यहाँ 64 टाइम्स लिख दो और 1/27 लिख दो, बराबर कितने गुना, 512 गुना,
कितने साल में होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेस को बराबर करो। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 8 का स्क्वायर की पावर 1/27। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 1/T2। अब बताओ पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, बताओ गुणा हो जाती है ना। बेस पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि सर ये बन गया 8 की पावर 2/27 बराबर 8 की पावर 3/T2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इनको बराबर करना ही पड़ेगा। बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, ये तो नियम कहता है हमारा सर्स और इंडाइसिस का। तो पावर भी बराबर कर दी मैंने। यहां से कितना आ गया, T2 बराबर आ गया 81/2। तो कितना आ जाएगा 40.5। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। आपको ना तो कुछ रटने की जरूरत है और ना कुछ ट्रिक्स जानने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो। क्लियर है भाई साहब, समझ में आया। और फिर बेस बराबर करना है, पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, बस हो जाएगा काम। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की रेट से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष 6400 रुपए हो जाती है, 15 वर्षों में 8000 हो जाती है, तो मूलधन। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे। क्या मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लगा सकता हूं यहां पर, बिल्कुल लगा सकता हूं। कोई प्रिंसिपल था 7.5 साल में 6400 हो गया, तो अगले 7.5 साल यानी कि 15 साल में कितना होना चाहिए 8000। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज, मैंने क्या कहा था कल कि एक तो समय बराबर होना चाहिए, समय बराबर होना है। तो यहाँ पर जो ऐसा कौन सा कॉफिशिएंट है जिससे गुणा करने पर ये आ रहा है, इसमें किससे गुणा करूं। तो आप ये कह दोगे सर इसमें आप 10/8 से गुणा कर दो। 10/8 से गुणा करती ये आ गया। तो प्रिंसिपल से ये कैसे आया होगा, तो प्रिंसिपल में अगर 10/8 का गुणा करता हूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5120। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा काम करेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये बताओ मेरे को, ये हो गया 15, 22.5 साल बाद, यानी कि 22.5 साल बाद कितना होगा पैसा, बताओ कितना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। क्या लगाओगे, इसको भी आप 10/8 से गुणा कर दोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि 22.5 साल बाद 5120 रुपए 10,000 हो गए। हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता रहेगा, ऐसा होता है। 10/8 क्यों सर, क्योंकि कॉमन है ना, ये भी यहाँ भी तो 10/8 से ये आया, इसमें 10/8 से गुणा किया तो ये आया, इसमें 10/8 से गुणा करेंगे ये आएगा, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। सर मालूम कैसा पता होगा सर, ये एक काम कर रहा है ना, ये कंपाउंड कंपाउंडली कोई भी चीज काम करती है तो मल्टीप्लाई में चलता है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में। और एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट सेम रहता है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, प्लस प्लस वाला। ठीक है सर 8000/6400 से गुणा करो, क्यों करूं मैं, दिमाग नहीं लगा सकता क्या मैं, बात तो वही है। 8000/6400 करोगे, ये क्या आ रहा है, ये भी तो वही आ रहा है जो आप कह रहे हो, 10/8 ही तो आ रहा है, बस सेम ही तो आ रहा है। मैंने तो यहाँ ऐसे किया कि भाई 8000 चाहिए मेरे को, तो 8 से कट जाएगा 8 बार, 10 का गुणा कर देता हूँ, बस ऐसे निकाल लिया। चलिए आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 7200 हो जाती है, तो 9वें वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब लोग देखो, 5400 रुपए की राशि है भैया, कितनी हो रही है 7200 हो गई है 3 साल में। तो आप लोग मुझे बताओ कि कितना हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे कि मूलधन आपका बदलता जा रहा है हर साल और मिश्रधन में बदलता जा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर बनाने के लिए मुझे यहाँ चाहिए 18 और 4, तो 4/3 कर दूंगा। अपने आप दिमाग चलना लग जाएगा कि यार मुझे बेहतर चाहिए, तो मुझे यहाँ 18 चौके बेहतर बनना पड़ेगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी निकालना नहीं आता है तो आप कैसे निकालोगे, आप 7200 में आप 5400 का भाग दे दो, तो यहाँ से भी आपका 4/3 निकल जाएगा, बात वही है। ठीक है, अब आपसे बोला गया 9वें वर्ष के अंत में, तो 3 साल ये हो गया, 3 साल ये 6 साल, फिर कितना हो जाएगा हमें पता है, फिर 3 साल। तो ऐसे देखना है, तो इसमें भी आप 4/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है 24 चौके 96, और इसमें आप 4/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 12,800। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 9वें वर्ष के अंत में आपके पास कितना पैसा होगा, इतना ही तो पैसा होगा 12,800। हो गया ना सर, समझ में आ गया क्या पीछे वाले जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे समझ में आ जाएगा अपने आप आपको कि कैसे कैसे आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आगे तक काम करता रहेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है,
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होने का क्या कंसेप्ट है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होने का क्या कंसेप्ट है? देखो दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास एक ऐसी रेट काम कर रही है पर्टिकुलर 3 साल के लिए जो आपके प्रिंसिपल को उतना टाइम्स करती जा रही है, और यहां पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करेगा। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे कि अगर जो अवेलेबल है उनका रेशो, हाँ सर, अगर 8 साल देगा तो क्या करेंगे? बात ऐसी है, 8 साल देगा तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने बताया ना, क्वेश्चन हमेशा उसी तरीके से बनेगा जैसे कि मैंने आपसे बोला 3 साल का अमाउंट दे दिया, मैंने आपको 3 साल का अमाउंट दे दिया, और मैंने आपको दे दिया 6 साल का अमाउंट। मेरी बात सुनना, और मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे, और तो आप क्या करोगे भाई? आप क्या कर सकते हो, आप यहां से टाइम डिफरेंस निकालोगे, निकालोगे ना टाइम डिफरेंस, जो कि 3 साल आ जाएगा, और यहां से फिर आप रेट निकालोगे। तो आप मुझे बताओ कि आपको रेट का पता लग जाएगा और आपको 3 साल का अमाउंट पता है, तो क्या आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर वो होता है, हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो उसी तरीके के फॉर्मेट की तरफ से डिजाइन किया जाता है। ठीक है ना? आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि कौन से फॉर्मेट में क्या चीज लगेंगी। सर 8 महीने से सर हम आपके साथ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से यहाँ हूँ, यू आर ग्रेट। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई हेमेंद्र। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको? तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जैसे कि मैं आपको बात करना चाहता हूँ, देखो मैं बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट ही जानना चाहते हो तो देखो, हमने देखा कि कोई भी मेरे पास धन है, मैंने उसको क्या किया, 1+r/100 कर दिया, 1+r/100 कर दिया मैंने। यही तो मैं करता हूँ, यही तो मेरा अमाउंट होगा ना। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा? टाइम लिखूंगा। तो चलो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है ना? तैयार हो सब समझने के लिए कि क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? ठीक है, चलो। तो आप लोग मुझे बताओ कि मान के चलो मेरा प्रिंसिपल एक्स है, हमें प्रिंसिपल ही निकालना था ना, हमें पता नहीं था प्रिंसिपल क्या है। मैंने क्या कहा कि रेट मेरी होगी, रेट मुझे पता थोड़ी है, क्योंकि मैंने रेट निकाली भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि रेट का मेरा काम ही नहीं है। मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल का अमाउंट से रिलेशन निकाल रखा है मैंने। वो किस वजह से निकाला? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वजह से। और मैंने आपसे कहा था कि टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, बोला था ना। ये बात मैं क्यों गौर करता हूं, अभी देखिएगा। मैंने कहा आपसे 1+r/100 की पावर मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर 7.5 साल था ना। ठीक है, ये 6400 हो गया, बोला है ना उसने, 6400 हो जाता है पैसा। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है, अब ये वाला अमाउंट आपके काम आएगा। तो 6400 रुपए ये प्रिंसिपल के तौर पे बन जाएंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, जो भी इंटरेस्ट आप लोगे साथ के साथ प्रिंसिपल, वो सब पे ब्याज लेगा। यही तो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब ये जो अमाउंट आपका था ना, अब वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर रेट कितनी हो जाएगी? r/100 अगले 7.5 साल के लिए। तो वो कितना हो गया? 8000 हो गया, हो गया ना? तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आप देख रहे हो कि जो अंतर आ रहा है टाइम का, वो तो कट गया ना। जो कॉमन था वो कट चुका है, क्योंकि टाइम इंटरवल बराबर था, इसलिए वो कट जाता है। अब यहां से आप एक्स निकाल रहे हो और बटे 6400 कर रहे हो, और ये सामने क्या निकल कर आ रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं ये वही निकल कर आ रहा है? ये क्या निकल कर आ रहा है? 5 बटे क्या, क्या निकल कर आ रहा है? इसे बताओ, सॉल्व करो। 4/5 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 5120 निकल कर आ गई ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं जो कर रहा था वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही सेम कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक हो गया उसका, और हमने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, चलिए। टाइम सेम ना हो तो मैंने बताया ना, टाइम अगर अलग अलग हो तो आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना है। समझ में आई बात? टाइम, अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो, अगर आपसे बोला जाए, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में तो बताया था कि अगर प्रिंसिपल सेम होते हैं, अगर इंटरेस्ट अगर आपका बराबर हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या कंडीशन आप दिमाग में रखोगे? अगर इंटरेस्ट सेम हो तो, कोई भी 2 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, इंटरेस्ट अगर सेम हो तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में? आप क्या करते हो? P1 R1 T1 बराबर कर देते हो P2 R2 T2 बराबर कर देते हो P3 R3 T3। यही करते हो ना? यहां से आप P1 P2 P3 का रेशियो भी निकाल सकते हो। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है। और अगर अमाउंट बराबर हो तो क्या करते हो? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो आप क्या करते हो? 100+R1 T1 P1 का बराबर हो जाता है P2 100+R2 T2। यही तो करते हो आप।
ये किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहां से हम P1 P2 का रेशो निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात है कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी आपसे बोला जाए ना कि कितने साल बाद आपका अमाउंट बराबर हो जाएगा, या फिर आपके दो बेटे हैं, आपने दोनों बेटों को अलग अलग रुपया दे दिया, वो 21 साल पे होने पर वो बांटा जाएगा और दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो क्या प्रिंसिपल बटेगा? ये क्वेश्चन आता है। तो आप यहां देखा करो, उसको डायरेक्टली कर सकते हो आप, क्योंकि जो अमाउंट होता है ना यहां पर, वो तो रेट तो सेम होगी। T1 यहां मान लीजिए, रेट तो सेम होगी। T2 यहां मान लीजिए, ये प्रिंसिपल P1 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल P2 हो जाएगा, और यही तो दोनों अमाउंट बराबर हो जाएंगे। तो यहां से जो P1 अपॉन P2 निकलता है ना, तो आप हमेशा क्या करो, आप रेट का रेशो लिख दो। आप जानते हो ना, रेट का रेशो, और क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। बस जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कि मान के चल लो रेट मैंने मान ली 20%, और कोई 10 साल के लिए आपका पैसा अटका हुआ है, और कोई 13 साल के लिए अटका हुआ है, और दोनों के अमाउंट बराबर हैं। तो बताइए कि इस वाले को कितना प्रिंसिपल दिया था, इस वाले को कितना प्रिंसिपल दिया था, बताओ। तो ये डायरेक्ट अगर मैं प्रिंसिपल का रेशो पूछूं ना आपसे, तो कभी घबराना मत, चाहे 10 साल आ जाए 13 साल आ जाए, हमें कुछ नहीं करना सर। ये आपने बताया ये कितना होता है, 1/5 यानी कि 6/5 लिख दूंगा, और इसका कर दूंगा क्यूब। और ये क्यूब कहां से आया मुझसे पूछना नहीं बस, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब कहां से आया, क्योंकि ये डिफरेंस आता है T2 माइनस T1 का। क्योंकि हम जानते हैं पावर तो आपस में कट ही जाएगी ना, अगर बेस बराबर है तो पावर कट जाती है, ये होती है चीजें। तो अब यहाँ से रेशो निकल के आ गया ना, बस हो गया काम। ये प्रिंसिपल का अलग अलग रेशो आ गया, तो ये अमाउंट बराबर होता है तब होता है। तो अलग अलग कंडीशन है, अभी टेंशन ना लो आप। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग करके बताओ। ये कल करवा दिया था मैंने, सेम टू सेम क्वेश्चन, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस्ड कंसेप्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक निश्चित समावधि टी में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि 32,400 हो जाती है, तो T/2 वर्ष में 4,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? सेम कॉन्सेप्ट है। अब आपसे मैंने बोला कि पहली कंडीशन के हिसाब से 7200 इसका बिल्कुल सही आंसर है ना, 7200 इसका सही आंसर है। एक निश्चित समावधि टी में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 रुपए की राशि इतनी हो जाती है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा हार्ड चैप्टर है, कोई हार्ड नहीं है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ बस, आप हार्ड नहीं समझें इसको। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो प्रिंसिपल था वो ये था, आपकी रेट आपको पता नहीं है तो आपने ये मान ली, आपको समय कितना लगा, टी लगा, आपका अमाउंट हो गया 32,400। क्लियर? क्लियर? ये तो मैंने सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया कि 4,000 रुपए की राशि सेम रेट से T/2 समय में कितनी हो जाएगी, ये बोला गया है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि यहाँ टी दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, और अगर मैं इसका रेशो निकालता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 324/100 आ रहा है। क्या आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो। आप आधा ही तो कर रहे हो, आप ये रेट वही चीज है, अगर आधा करोगे तो यानी कि रूट ले रहे हो। ये अगर पूरा है ना, अगर इसका रूट लोगे तो यहाँ पर आपका T/2 समय का आ जाएगा, यानी कि अपने आप ही होगा। चाहे वो 6 साल हो तो यहाँ 3 साल होगा तो भी रूट आएगा, वहां 4 हो तो 2 होगा तो भी रूट आएगा, वहां 1 हो आधा हो तो भी रूट आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18/10। तो कितना आ रहा है? 7200, क्योंकि 4,000 है ना, 4,000 है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया, सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमेशा कभी भी अंडरस्टिमेट मत करो, है ना, चीजों को बहुत अच्छी है उनको अच्छे से संभालो, ठीक है ना। मैंने आधा कर दिया तो आधा का मतलब क्या होगा, रूट होता है हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट में रूट होता है। जैसे ही आपने देखा कि भाई आधा, नई बात समझ में आई आपके, देखो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपसे ये कह सकता हूँ, पहली इक्वेशन से मेरे सामने ये आ गया 1 + R/100 की पावर टी बराबर आ गया मेरे सामने क्या, 324/100। यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें यही तो निकालना है कि 4,000 रुपए की राशि का इस रेट पर, सेम रेट पर आधे साल के लिए निकालो, यानी कि जो भी समय था, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, और ये आपको निकालना है, तो ये क्या है, ये क्या इसका ये रूट नहीं है क्या, ये रूट नहीं है क्या? भीतर घुमाओ थोड़ा सा, ये रूट ही तो है, क्योंकि हम जानते हैं ये रूट क्या होता है, किसी भी पावर की अगर मैं रूट की बात करता हूं तो ये पावर ऐसे चढ़ के हाफ बन जाती है 1/2।
तो ये क्या आ जाएगा, 18/10 के बराबर ही तो आएगा। तो इसकी जगह मैं अगर 18/10 रख दूं तो मुझे तो अमाउंट ही तो चाहिए भाई। तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन अपने आप बनते नजर आएंगे आपको, बस आप ट्राई करो, ठीक है। कौन से वाले में भाई, पिछले वाले में कौन से वाले में अमाउंट इक्वल ना होता तो कैसे बनाते, तो कोई और तरीका देता। हमेशा कभी भी टाइप्स पे डिपेंड मत हो, क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, है ना। ये तो मैंने टाइप बताया कि अगर अमाउंट क्लियर बराबर हो तो क्या होगा। अगला प्रश्न ये है, कैसे किया, कैसे करेंगे गुरु बताओ। बोला क्या गया है, बोला गया है कि ए ने एक बैंक में एक्स रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश किया, जिसने उसे पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष के बाद उन्हें इतने रुपए मिले, तो एक्स का मान क्या है। मेरे दोस्तों वही वाली बात आ गई, 2 वर्ष के लिए बात की गई है, पहली बार रेट अलग है, दूसरी बार रेट अलग है, तो यार ये तो सक्सेसिव है ना, आप क्यों परेशान होते हो। सक्सेसिव केस है गुरु, यानी कि 5% को क्या लिख सकते हो, 20 से 21। 6% को क्या लिख सकते हो, 6/100, 2 मतलब हम लिख सकते हैं इसको भाई 50 से 53 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, बोलो। क्या मैं ये कह सकता हूँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, सक्सेसिव केस होता है तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 21 या 63 का 3 कैरी आया 6, और 21 पंजे 105 और 6, 105 और 6 113, मतलब 111। ये किसके बराबर है, ये अमाउंट के बराबर है 24,486 रुपए। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 220, 22 हो गया, सॉरी 22 हो जाएगा, एक रेशो बराबर हो गया 22। आपका आंसर आ गया 22,000। कठिन था क्या, कठिन था क्या ये, मुझे तो नहीं लगता कठिन था भाई। रेट अलग अलग है तो क्या करूं, रेट अलग अलग है तो रेट निकाल लिया सक्सेसिव। और मैंने क्या कहा था कि मैं रेशो मेथड ही क्यों लगाऊंगा, रेशो मेथड इसलिए लगाऊंगा मैं क्योंकि मुझे डायरेक्टली अमाउंट से रिलेशन निकालना है, अमाउंट और प्रिंसिपल। तो जब ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता तो मैंने ट्री मेथड नहीं लगाया, मैंने मल्टीप्लाइंग मेथड नहीं लगाया, मैंने सीधा रेशो वाला मेथड लगाया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, सांवला सांवला राम चौधरी बोल रहे हैं, सर सक्सेसिव केस में कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब ऐड। तो भाई देखो सांवला, सक्सेसिव केस में मल्टीप्लाई तो कब मल्टीप्लाई ही करते हैं, एडिशन कभी तो नहीं करते, मैंने तो कभी बताया नहीं, है ना। अगर आपके डाउट है तो आप शुरू से देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सब कुछ बताया हुआ है हर एक स्टूडेंट को। एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% चक्रवर्ती ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो एक वर्ष में समान दर पर, समान धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपसे क्या बोला गया है, 14% आपकी रेट है, तो ये बताओ मुझे एक साल के लिए और अर्धवार्षिक रूप से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ रेट आधी हो जाएगी। रेट अगर आधी हो जाएगी तो रेट आधी होगी, 7 आ गई, और 7% रेट हो गई, टाइम आपका 2 साल हो गया, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 14.49% हो जाएगी, और यही तो है 289.8 के। यानी कि यहां से मैं अगर प्रिंसिपल निकालू 100% का मान, तो जो कि कितना आ रहा है, 2000 निकल कर आ रहा है। ये वही काम मैंने इसलिए बताया था आपको कि अगर 7% की बात करूं तो ये अच्छी परसेंटेज है ना, और 2 साल और आ गया तो डायरेक्टली बराबर करूंगा मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा रेशो मेथड, ट्री मेथड इनमें, जब मुझे डायरेक्टली परसेंटेज पता है कि प्रिंसिपल का इतना परसेंट इसके बराबर है, ये जो ब्याज है, तो मैं डायरेक्टली 100% की वैल्यू, यानी कि मैंने मूलधन निकाल लिया आपके लिए 2000। तो 2000 अगर मेरा मूलधन आ गया तो एक साल का समान दर और समान धन पर क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं 2000 का सेम रेट पर एक साल का ब्याज 280। क्लियर है, तो बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को। सिंपल क्वेश्चन है, समझ क्या नहीं आया सर, अच्छी परसेंटेज के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट के लिए कोई सिंपल ट्रिक नहीं। इफेक्टिव रेट के लिए मैं सिंपल से यही कहूंगा आपसे, 3 साल अगर आ जाए तो सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो 10 का हम जानते ही हैं, 10 का हो जाएगा 13.31, 133.1, ऐसे जो भी कुछ भी होता है ना, 10 वर्ष का तो हम जानते हैं 33.1 हो जाएगा, सॉरी, है ना। लेकिन ये परसेंटेज बहुत लेंथी हो जाता है, पॉइंटों में जाएगा, गुणा करना पड़ेगा। आप परसेंटेज को तब प्रेफर कर सकते हो जब प्रिंसिपल में बहुत सारी जीरो हो, ठीक है। तो आप, मैं कहूंगा कि आप ट्री मेथड प्रेफर कर लें या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहां 2 साल तक चलता है, 2 साल ही देता है अक्सर वो, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कैसे करोगे? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो 2 साल का साधारण ब्याज। अब ये भी आप जानते हो, देखो कैसे करोगे, सेम बात है, 4% रेट है तो कितना हो जाएगा? 8.16%। 8.16% बराबर 102। यहां से आप 100% निकालो, कितना आ रहा है? 1250। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, और 2 साल का सेम रेट से आंसर आ जाएगा आपका कितना? 100। सर 8.16 कैसे? कंचन वाला बहरा, स्टार्टिंग में देखो यार, मैंने बताया हुआ है भैया ना, फिर वही वाली बात करते हो, तो बताने के बाद भी तुम नहीं करोगे तो फिर मेरे को फिर ब्लेम नहीं कर पाओगे आप। मैं सब कुछ लिखाया हुआ है, पूरा चार्ट बनवाया था, पूछो स्टूडेंट से, सबसे सब देखा तो देखा तो करा दो क्लासों को। सर आप 1250 डायरेक्ट कैसे निकाल दिए? क्योंकि मुझे पता है 1250 आएगा, इसी वजह से। देखो 8.16 ये कट जाएगा, 1250 आएगा। ऐसा मैंने कैसे किया बताऊं? तरीका है, अपना अपना तरीका होता है, मैं अलग तरीके से सोच लेता हूं। यहां मैं जानता हूं ये 102, ये 4 टाइम जा रहा है ना, सॉरी 8 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है ना। अब किसी में भी आप 1/8 जानते हो, 1/8 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? 12.5, यानी कि मुझे पता है 1250 ही होगा। तो ऐसे आप दिमाग लगाओ, कट तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये साफ साफ दिखता है, देखने वाला हो। ठीक है भाई, चलो। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप भी इस तरीके से सोचें कि कैसे मैंने डायरेक्टली काट लिया। किस किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 दे रखा है? तो ये तो आसान हो जाएगा, हम 10% रेट मान रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि आप क्या मान लोगे? प्रिंसिपल 1000 मान लोगे अपनी मर्जी से। रेट आपके अगर 10 है तो 1/10 यानी कि 100, 100 का फिर 1/10 यानी कि 10, और 10 का फिर 1/10 यानी कि 1। यहाँ कितना होता है? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। यहाँ 31 है, 31 के बराबर कर दो, 1 रेशो बराबर 1, प्रिंसिपल आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज में 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? अब जब 15 साल में 2 टाइम हो रही है, तो 8 टाइम मतलब कितना होता है? तरीका बता रहा हूं नया, 8 टाइम मतलब 2 की पावर 3, बेस बराबर है तो पावर को डायरेक्टली पहले वाले साल से गुणा कर दिया करो, 45 आंसर आ जाएगा। हमेशा पावर में कन्वर्ट करो, और जो पावर आ रही है उसको डायरेक्टली पहले वाले के साल से गुणा कर दो, काम खत्म। क्योंकि ये भी तो पावर ही बनता है, ये भी तो ईयर पावर ही बनता है जाकर। बाकी अगर n1 की पावर 1/t1 से करना चाहो तो वैसे कर ही सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? तो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5% कितना हो जाएगा? 400 मान लिया प्रिंसिपल। 2 वर्ष की बात है, 1/20, 20 आ गया, 20 से फिर 1/20, 1 आ गया, यानी कि 1 बराबर अगर आपका 15 है, तो हमने क्या माना था? 400 माना था ना, तो 15 चौके 60 यानी कि 6000। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। बाकी तो सारे बन गए होंगे, ये तो आसान है, ये सारे आपको ही करने थे। देखो आप प्रिंसिपल निकालोगे, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ये आसान क्वेश्चन है सारे के सारे। कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में? ठीक है, आराम से तैयारी करते रहो, बस बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला सिलेक्शन को, है ना। अब नेक्स्ट टाइप अपन मैं कल दूंगा आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कल दूंगा। ठीक है, और भी जो आपके पास प्रैक्टिस हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, कंचन वाला आप एक बार और देखो वीडियो, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार देखो आप। कल क्लास CHSL की क्लास ले रहा हूँ सुबह में, यूट्यूब यहाँ तो नहीं है क्लास, कल क्लास हो रही है, दिखा रहा है क्या कल? देखो ना स्केड्यूल में, देखो स्केड्यूल में दिखा रहा है, कल दिखा रहा है क्लास, हम मंडे को होगी। चलो मैं देख लूंगा, अगर होगी तो मैं देखता हूँ फिर, है ना, देखते हैं, चलो ठीक है फिर।